कुछ देर में स्क्रीन पर डॉक्टर अनूप की तस्वीर उभरी। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी शालीनता के साथ अपना परिचय दिया। संयम ने वहां मौजूद लोगों का परिचय उन्हें देकर कहा, डॉक्टर अनूप, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार इन्हें डिप्रेशन के बारे में बताया है, पर आप इस विषय में इन लोगों की शंकाओं का अच्छी तरह समाधान कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप डिप्रेशन के बारे में कुछ बताएं। स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे डॉक्टर अनूप ने कहा, ये आज के समय में वैश्विक समस्या है। विश्व जनसंख्या का लगभग 5% हिस्सा इस समस्या से जूझ रहा है, पर अगर हम भारत की बात करें तो हम इस मामले में विश्व में चीन और अमेरिका के बाद आते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार हमारे देश में लगभग 15% लोग किसी न किसी मानसिक समस्या का सामना कर रहे हैं। हर 20 में से एक भारतीय डिप्रेशन का शिकार है। इसलिए ये आवश्यक है कि इसे पहचान कर सही समय पर इलाज कराया जाए, नहीं तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। नलिनी के मन में सवाल था। उसने संयम से कहा कि वह कुछ पूछना चाहती है। संयम ने उसे अपना सवाल पूछने के लिए कहा। नलिनी ने पूछा, डॉक्टर अनूप, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारा मन किसी चीज़ में नहीं लगता है। हम लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, पर कुछ समय बाद हम धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि इस बात का पता कैसे चलेगा कि व्यक्ति उस दुर्घटना के प्रभाव के कारण परेशान है या डिप्रेशन में है। डॉक्टर अनूप ने यह सवाल पूछने के लिए नलिनी की तारीफ की। उसके सवाल का जवाब देते हुए बोले, जैसा कि आपने कहा है कि कुछ बुरा होने पर हम दुखी होते हैं, पर थोड़े समय के बाद हम सामान्य हो जाते हैं, दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। लेकिन यदि समय बीतने के बाद भी कोई अपने दुख से बाहर ना निकल पाए, हमेशा उदास और निराश रहे, खुश रहने की कोशिश भी ना करे, तो मानना चाहिए कि उसे मदद की ज़रूरत है। पीड़ित व्यक्ति के संबंधियों और दोस्तों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समस्या को पहचान कर उस व्यक्ति की मदद करे। नलिनी को बात समझ आ गई थी। वो सोच रही थी कि सारिका की सबसे अच्छी दोस्त होने के बावजूद भी वह उसकी समस्या को पहचान नहीं पाई। डॉक्टर अनूप की बात सुनकर सल्ली ने भी अपने मन की बात रखी। उसने पूछा, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसकी मदद कैसे की जा सकती है? डॉक्टर अनूप ने कहा, यदि ऐसा महसूस हो कि व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है तो उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाकर उचित परामर्श लेना चाहिए। साइकेट्रिस्ट अपने अनुसार जांच कर उस व्यक्ति का इलाज करेगा। सुरेंद्र ने भी सवाल पूछने के लिए हाथ उठा रखा था। डॉक्टर अनूप का जवाब खत्म होने के बाद उन्होंने पूछा, इलाज के साथ साथ एक पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खासकर वो लोग जो अकेले हैं और इस समस्या से जूझ रहे हैं? आपने अच्छा प्रश्न किया है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वो लोग अकेले रहते हैं। ऐसे लोगों को यदि डिप्रेशन की समस्या है तो उन्हें सबसे पहले इसे पहचान कर इलाज के लिए जाना चाहिए। इलाज के साथ साथ स्वयं को इस स्थिति से निकलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिनके साथ उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं उन्हें भी स्वयं को प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए ध्यान लगाना एक तरीका है। इसके अतिरिक्त आप खुद को पेड़ पौधों की देखभाल में व्यस्त रख सकते हैं। मन को सुकून देने वाला संगीत सुनिए, ऐसा साहित्य पढ़िए जो आपको जीने के लिए प्रेरित करे। लोगों के साथ घुलने मिलने का प्रयास कीजिए। हर वो काम कीजिए जो आपको एक शांत और सुखी जीवन व्यतीत करने में मदद करे। जवाब देने के बाद डॉक्टर अनूप ने कहा कि अब उन्हें अपने पेशेंट देखने हैं, अतः उन्हें अब कॉल समाप्त करनी होगी। संयम ने वक्त देने के लिए उनका धन्यवाद दिया। कॉल कट गई। कमरे में उपस्थित सभी लोग अपने विचार में खोए हुए थे। कुछ पलों के बाद सुरेंद्र ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया संयम। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारी सोसाइटी में रहता हूँ। सोसाइटी के जॉगर्स पार्क में टहलने जाता हूँ। वहीं हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी, पर तुमने मेरी तकलीफ़ को महसूस कर लिया। जब तुमने इस मीटिंग के बारे में बताया था तब मैंने सोचा था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। भला मेरी कोई क्या मदद कर पाएगा। सुबह तक मेरा फैसला यही था कि मैं नहीं आऊँगा, पर दोपहर को जब तुमने दोबारा कॉल किया तो सोचा चलो एक बार चलकर देख लेते हैं। सुरेंद्र उठकर खड़े हो गए। संयम के पास जाकर उसे गले लगाकर बोले, आज अगर यहाँ ना आया होता तो कभी ना जान पाता कि मुझे सही इलाज की ज़रूरत है। अपने बनाए दुख के घेरे में घुटता रहता। सुरेंद्र को देखकर सल्ली ने भी संयम को गले लगा लिया। वो बोली, मैं भी दुख और निराशा में घुल रही थी। अक्सर ज़िंदगी को ख़त्म करने का ख्याल आता था।
एक बार कोशिश भी की थी कि घर वाले परेशान थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी मदद कैसे करें, पर आपने मेरी परेशानी को समझ लिया। संयम ने सल्ली को उसकी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, सल्ली सोशल मीडिया पर मेरी दोस्त है, इसकी कुछ पोस्ट पढ़कर मुझे लगा कि इसके साथ समस्या है। उसके बाद मैंने इसे एक मैसेज भेजा। हम मैसेज के जरिए बातें करने लगे। जब इसे मुझ पर भरोसा हो गया तब मैंने अपना नंबर देकर इसे फ़ोन करने को कहा। बातचीत के दौरान इसने अपनी परेशानी बताई। मैंने इसे मीटिंग में आने को कहा। सारिका भी अब संयम के लिए कृतज्ञता महसूस कर रही थी। वो संयम को धन्यवाद देना चाहती थी। उसने कहा, मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब समझ आया कि तुम कैसे दूसरों की तकलीफ समझकर उनकी मदद कर रहे हो। सबने संयम का मदद के लिए आभार व्यक्त किया था, पर सभी जानना चाहते थे कि वो उनकी तकलीफ से खुद को कैसे जोड़ पाया। संयम उनके मन की बात समझ रहा था। उसने कहा, आप लोगों को ये जानने की उत्सुकता होगी कि मैं आपकी परेशानी को कैसे समझ पाया। इसका जवाब यही है कि मैं खुद डिप्रेशन से लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी हिम्मत से खुद को उसके चंगुल से आज़ाद किया है। मैं उस तकलीफ़ को समझ सकता हूँ जो डिप्रेशन के मरीज को होती है। इसलिए आप लोगों के संपर्क में आने पर मैं आपकी समस्या को समझ गया। आप लोगों की मदद करने के लिए मैंने अपने घर पर ये मीटिंग रखी थी। उसकी बात पर सबने ताली बजाकर उसके इस काम की तारीफ़ की। संयम ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि जो शुरुआत आज हुई है वो ख़त्म ना हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम सब एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे को हिम्मत बंधाएं। इसी तरह समय समय पर मिलते रहें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलकर उनके सामने अपनी समस्या रखें। सबने एक बार फिर ताली बजाकर उसकी बात का समर्थन किया। मीटिंग ख़त्म होने पर सबने एक दूसरे का नंबर लिया और संपर्क बनाए रखने का वादा किया। जलपान के बाद सब अपने अपने घर चले गए। संयम के घर मीटिंग में सारिका ने डिप्रेशन के बारे में जो कुछ सुना था उस पर विचार कर रही थी। डिप्रेशन के जो लक्षण बताए गए थे उन्हें वो अपने जीवन से जोड़ पा रही थी। उस दिन जब प्रथम बिना कुछ बताए अपना बैग लेकर निकल गया था तब सारिका के सामने ये सच आ गया था कि शादी का रिश्ता केवल उसकी तरफ से निभाया जा रहा है। प्रथम ने अपने आप को उस रिश्ते से अलग कर लिया था। उसके लिए रिश्ता नहीं, केवल एक बंधन बचा था। उस बंधन में वो घुटन महसूस कर रहा था। सच सामने आने के बाद उसके लिए ये बात स्वीकार कर पाना मुश्किल हो रहा था कि जिस रिश्ते को उसने हर एक चीज़ से ऊपर माना था, प्रथम के लिए एक बंधन से अधिक नहीं है। उसने तो उस रिश्ते को अपना सब कुछ दिया था, बदले में बस प्रथम का प्यार और सम्मान चाहती थी। लेकिन प्रथम ने उसका दिल तोड़ दिया। 2 दिनों तक वो रोती रही। फिर उसने तय किया कि बात को इतनी आसानी से हाथ से नहीं निकलने देगी। शायद उससे ही कोई चूक हुई होगी। वो प्रथम से बात करके सब ठीक करने की कोशिश करेगी। 1 हफ्ते के बाद प्रथम घर लौटा। सुबह का समय था। वो तैयार होकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। सारिका ने उससे कहा, प्रथम, हमने जीवन भर के लिए रिश्ता बनाया था। मैंने उसे सही तरह से निभाने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन हो सकता है कि मुझसे कोई चूक हो गई हो। मैं चाहती हूँ एक बार हम लोग बैठकर शांति से बातचीत कर लें। अपने जूते पहनते हुए प्रथम ने उसकी तरफ देखकर कहा, बहुत अच्छा सोचा तुमने। मैं खुद भी इस रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ऑफिस जाना है। शाम को बात करते हैं। प्रथम की बात सुनकर सारिका को तसल्ली हुई कि वो भी बातचीत कर रिश्ते को सुधारना चाहता है। वो शाम का इंतज़ार करने लगी। शाम को सारिका और प्रथम अपने रिश्ते के बारे में बात करने के लिए आमने सामने बैठे थे। एक बार फिर बात की शुरुआत सारिका ने की। उसने कहा, प्रथम, उस दिन तुम ये कहकर निकल गए थे कि आई नीड माई स्पेस। तुम्हारे वो शब्द बहुत देर तक मुझे परेशान करते रहे। तुमने ऐसा क्यों कहा था प्रथम? सारिका ने रुक कर प्रथम की तरफ देखा, लेकिन प्रथम चुपचाप बैठा था। सारिका ने आगे कहा, मैंने कभी तुम्हें अपने हिसाब से जीने से नहीं रोका, कभी अपनी बातें मानने के लिए दबाव नहीं डाला, लेकिन तुम्हारी पत्नी होने के नाते ये जानना कि तुम कहाँ जा रहे हो कोई दखलंदाजी तो नहीं है। इतना तो हमें एक दूसरे पर अधिकार है। सारिका एक बार फिर चुप हो गई। अब वह प्रथम के जवाब की राह देख रही थी। प्रथम अपने विचारों में था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है, पर शुरुआत कैसे करे समझ नहीं पा रहा था। सारिका ने कहा, प्रथम, तुम्हारे अंदर कुछ है तो खुलकर कहो। उसकी बात सुनकर प्रथम ने कहा, मैं भी बिना किसी भूमिका के खुलकर अपनी बात रखना चाहता हूँ। उसने सारिका की तरफ देखकर कहा, सारिका, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते पर विचार करना चाहिए। मैं अब
इस रिश्ते में वो गर्माहट महसूस नहीं करता हूँ जो पहले करता था। सारिका ने कहा, वही मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है, क्यों तुम हमारे रिश्ते में घुटन महसूस कर रहे हो। मैंने तो हमेशा इस रिश्ते को प्यार की गर्माहट से सींचा है, शायद तुम ही रिश्ते को वो नहीं दे पाए जो चाहिए था। सारिका की बात प्रथम को अच्छी नहीं लगी। इसे समझकर सारिका ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इस बारे में सोचते हैं और अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये सुनते ही प्रथम ने कहा, तुम शायद समझ नहीं पाई, इस रिश्ते में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसे बेवजह आगे खींचने की जगह सही रास्ता अपनाकर अलग हो जाना ही अच्छा है। सारिका तो बिगड़े हुए रिश्ते को बनाने की बात कर रही थी, लेकिन प्रथम ने तो एक झटके में उसे तोड़ने की बात कह दी। कुछ देर तक सारिका कोई भी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं थी। कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए जो ये बता रहे थे कि वो कितनी दुखी है। उसने कहा, प्रथम, तुमने तो सीधे रास्ता तोड़ने की बात कह दी। एक मौका तो दिया होता। मैं बेवजह तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं अब रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। प्रथम ने एक बार फिर बिना किसी हिचकिचाहट के रिश्ता तोड़ने की बात कही थी। सारिका ने कहा, लेकिन तुम्हें ये तो बताना ही होगा कि तुम्हारे इस फैसले की वजह क्या है। ये तो मैं जानकर ही रहूँगी। तुमने सबके सामने रेस्टोरेंट में मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। जब रिश्ता उस प्यार के कारण बना था तो वो प्यार कहाँ गया? मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हारा प्यार घुटन में क्यों बदल गया। सारिका का चेहरा तमतमाया हुआ था। इस वक्त वो अपने सवाल का जवाब जाने बिना प्रथम को छोड़ने को तैयार नहीं थी। प्रथम ने अभी तक उसका कोमल और भावुक रूप ही देखा था। उसका ये रूप देखकर वो परेशान हो गया। सारिका ने कहा, प्रथम, रिश्ता बनाने और सामान खरीदने में फ़र्क होता है। सामान खरीदने पर अगर कुछ समझ न आए तो उसे वापस किया जा सकता है, नहीं तो उस सामान को किसी कोने में रखकर भूल जा सकता है। पर रिश्ता ऐसे मन मुताबिक बनाया या तोड़ा नहीं जा सकता है। तुमने मुझसे रिश्ता जोड़ा था, अब बिना कोई कारण बताए इसे तोड़ नहीं सकते। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। प्रथम कुछ सोच कर बोला, सारिका, ये ठीक है कि मुझे तुमसे प्यार था। मैंने सबके सामने तुम्हें प्रपोज भी किया था। तुम्हारी तरह इस रिश्ते को लेकर मेरे भी बहुत से अरमान थे। शादी के कुछ दिनों तक तो सब सही रहा, पर बाद में मैंने महसूस किया कि हम दोनों शायद पूरी ज़िंदगी एक साथ खुश नहीं रह सकते हैं। सारिका ने पूछा, तुम्हारे ऐसा महसूस करने का कोई कारण तो रहा होगा। क्यों तुम्हें लगा कि अब हम एक साथ खुश नहीं रह सकते हैं? प्रथम एक बार फिर चुप हो गया। कुछ देर तक हिम्मत जुटाने के बाद वो बोला, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। ये कहकर उसने अपनी नज़रें झुका ली। सारिका को ये सुनकर झटका लगा। कुछ देर तक तो वो स्तब्ध सी बैठी रही। उसे लग रहा था कि प्रथम ने सचमुच एक सामान की तरह उसका प्रयोग किया। जब मन भर गया तो उसे छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। खुद को संभाल कर वो बोली, तुम प्यार का मतलब भी समझते हो? हरगिज़ नहीं। तुम्हारे लिए प्यार अपनी सुविधा का नाम है। जब तक मन किया रिश्ता रखा, जब मन भर गया तो प्यार गायब। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके लिए वहाँ रहना संभव नहीं था। बेडरूम में जाकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो अपना बैग लेकर बाहर आई। जाने से पहले प्रथम से बोली, मम्मी के पास जा रही हूँ, तुम्हें बता दूंगी कि आगे क्या करना है। सारिका अपनी मम्मी के घर आ गई। वो बहुत परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो अक्सर रोती रहती थी। कई दिन हो गए उसके ऑफिस से फ़ोन आया था कि वो कब लौट रही है। सारिका कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। उसे अनिर्णय की स्थिति में देखकर उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बैठाकर समझाया, सारिका, तुम जिस समस्या का सामना कर रही हो वैसी ही समस्या से मैं गुजर चुकी हूँ। साथ रहते हुए ना जाने कब मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से दूर हो गए। मैंने पूरी कोशिश की थी कि रिश्ता टूटे नहीं, लेकिन इस कोशिश में दूरियां और बढ़ गई थी। तब मैं समझ पाई कि अगर रिश्ते में प्यार ना हो तो उसे ज़बरदस्ती बांध कर रखा जा सकता है, पर निभाया नहीं जा सकता है। सारिका अपनी मम्मी की बात पर रात भर विचार करती रही। उसने अपने मन को टटोल कर देखा। उसके मन में अब ना तो रिश्ते को बचाए रखने की कोई इच्छा थी, ना ही प्रथम से किसी तरह का बदला लेने की। उसने रिश्ता समाप्त कर लेने का निर्णय लिया, लेकिन उसका मन वापस उस शहर में जाने का नहीं था। उसने तय किया कि वो अपनी मम्मी के साथ ही रहेगी और यहीं कोई नौकरी ढूंढ लेगी। उसने अपना फैसला अपनी मम्मी को बताया। उन्होंने कहा, मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अपने फैसले खुद लेना सीखो। जो भी फैसला लो उसके परिणाम के लिए भी खुद को तैयार करो।
अब भी मैं यही कहूँगी। सारिका ने कानूनी रूप से खुद को प्रथम से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस शहर में नौकरी ढूंढ ली। ये जानकर उसे खुशी हुई कि उसकी सहेली नलिनी भी उसी ऑफिस में काम करती है। उन दोनों के पीछे छूट गई दोस्ती दोबारा शुरू हो गई। वो प्रथम से कानूनी रूप से अलग हो गई थी, अपने आप को नए जीवन में ढालने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए सब आसान नहीं था। अक्सर ही वह रात को उठकर रोती थी। मन में आता था कि वो प्यार के लायक नहीं है। उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला प्रथम शादी के 1 साल में ही उससे ऊब गया। वो रोज़ अपने आप को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती थी, लेकिन शाम तक फिर टूट जाती थी। इस मुश्किल समय में एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, सारिका, मैंने बहुत पहले फैसला लिया था कि अब सब कुछ छोड़कर किसी ऐसी जगह जाकर रहूँगी जहाँ शांति से अपना जीवन काट सकूँ। मैं तुम्हें ये घर सौंप कर जाने की योजना बना रही थी कि तुम परेशान हालत में यहाँ आ गई। मैं कुछ दिनों के लिए ठहर गई, पर अब तुमने एक नई शुरुआत कर दी है तो मैं सोचती हूँ कि ये घर तुम्हारे हवाले करके चली जाऊँ। मेरी एक यही जायदाद है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अपनी मम्मी की बात सुनकर सारिका उदास हो गई। वो जिस स्थिति से गुजर रही थी उसमें अकेला नहीं रहना चाहती थी। उसके मन की बात समझकर उसकी मम्मी ने कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम मुश्किल में हो, पर सच बताऊँ, पिछले काफ़ी समय से मैं भी एक कठिन मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ। ऐसे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी। तुम्हें खुद लड़ना सीखना होगा। अपना घर सारिका के नाम करके उसकी मम्मी उत्तराखंड के किसी आश्रम में रहने चली गई। सारिका अपनी लड़ाई में एकदम अकेली पड़ गई थी। दिन पर दिन वो अपने दुख में डूबती जा रही थी। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। किसी चीज़ के लिए खुद को तैयार करती, उसमें मन लगाती, कुछ दिन उसे करती, फिर अचानक उसका मन उचट जाता। वह उसे छोड़ देती। किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता। नलिनी को छोड़कर उसका कोई दोस्त भी नहीं था। सारिका लगभग 1 साल से तकलीफ झेल रही थी, पर यह नहीं जानती थी कि इस स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। इसका चिकित्सकीय इलाज संभव है। संयम ने उसकी तकलीफ को समझकर सही राह दिखाई थी। सारिका शहर के माने हुए साइकेट्रिस्ट से मिली, उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। उसकी समस्या को पहचान कर साइकेट्रिस्ट ने उसका सही इलाज आरंभ कर दिया। संयम ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप का नाम था प्यारी जिंदगी। संयम ने उस ग्रुप में सारिका के साथ सरली, सुरेंद्र और नलिनी को भी जोड़ा था। उस ग्रुप पर सभी एक दूसरे का हाल चाल लेते थे और अपने इलाज के बारे में बताते थे। नलिनी उस ग्रुप में सभी का उत्साह बढ़ाने का काम करती थी। प्यारी जिंदगी ग्रुप की मीटिंग हर 15 दिन में एक बार होती थी। इस बार की मीटिंग सुरेंद्र के घर पर थी। ग्रुप के सभी सदस्य आज सुरेंद्र के घर पर उपस्थित थे। मीटिंग की शुरुआत करते हुए सुरेंद्र ने कहा, आप सब आज मेरे घर पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें एक दूसरे से जुड़े 3 माह ही हुए हैं, पर ऐसा लगता है कि हम एक परिवार है, एक ऐसा परिवार जिसमें सभी एक दूसरे को जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सब मिलकर एक ही समस्या से लड़ रहे हैं जिसका नाम है डिप्रेशन। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस बीमारी को मात देकर इससे बाहर निकल पाएंगे। सबने उसकी बात का तालियां बजाकर स्वागत किया। सुरेंद्र ने आगे कहा, एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही घुट घुट कर ख़त्म हो जाऊंगा। मैं अपनी घुटन का कारण जानता था, पर उससे कैसे बाहर आया जाए नहीं जानता था। डिप्रेशन मुझे मेरी माँ से विरासत में मिला था, उन्हें शायद अपनी माँ से। मेरी नानी इस बात से दुखी रहती थी कि उन्होंने 4 बेटियों को जन्म दिया, अपनी जिठानी की तरह बेटे पैदा नहीं किए। जब नाना ने बेटे की चाह में उनके रहते दूसरी शादी कर ली तो वो और अधिक दुखी हो गई। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने सबसे दूर रोते हुए बिताए। ये कहानी रुकी नहीं, उनका अवसाद मेरी माँ के अंदर समा गया। जब मेरे पिताजी अचानक सब कुछ छोड़कर किसी अनजान सच की तलाश में चले गए तो अवसाद ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। वो मेरे भविष्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साल थे। उस समय अपनी माँ को दुख में डूबा हुआ देखकर कहीं ना कहीं उस अवसाद ने मुझ पर भी असर किया, लेकिन तब जीवन को एक नई दिशा देने की इच्छा ने उसे हावी नहीं होने दिया। सुरेंद्र ने रुककर सामने बैठे लोगों पर नज़र डाली। उन्होंने आगे कहा, मेरी माँ कहती थी कि कोई सांप है। जो पहले उनकी माँ को लगा उसके बाद उन्हें। मुझे उनकी बात सही लगती है। उनके बाद वो सांप मुझे लग गया। मेरे पहले बच्चे को जन्म देते हुए मेरी पत्नी का देहांत हो गया। किसी तरह उस दर्द से लड़ने का प्रयास किया, अकेले दम अपनी बच्ची को पाला।
जब वो कॉलेज जाने लायक हुई तो वो भी मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई। उसके जाने के बाद पिछले 4 साल से मैं घुट घुट कर ही जी रहा था। कोई उम्मीद नहीं थी, पर संयम फरिश्ते की तरह ज़िंदगी में आया और एक उम्मीद जगा दी। मैं खुद को मनोचिकित्सक को दिखाया, मेरा इलाज शुरू हो गया। मुझे पता है कि अभी तो लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में आप सभी का साथ एक मजबूत सहारा है, पर पूरा भरोसा है कि मैं इस लड़ाई को जीत कर ही रहूँगा। सुरेंद्र ने उपस्थित लोगों पर नज़र डालकर कहा। मन में आया कि आज आप लोगों के साथ वो सब साझा करूं जो मेरे इस दुख का कारण है। सच कहूं तो आप लोगों को ये सब बताकर मन कुछ हल्का हो गया है। हमारे मन में बहुत कुछ जमा होता है, जब हम वो अपनों से साझा करते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसी तरह मन को हल्का करें। ये कहकर सुरेंद्र चुप हो गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कौन अपने मन की बात कहता है। सरली और सारिका संयम की तरफ देख रही थी। नलिनी ने संयम से कहा, संयम, तुमने कहा था कि तुम उस घटना के बारे में बताओगे जिसने तुम्हें डिप्रेशन की तरफ ढकेल दिया। आज बताओ कि क्या हुआ था और तुम किस तरह डिप्रेशन से उबर कर आए हो और दूसरों की मदद कर रहे हो। संयम कुछ देर तक अपने मन के विचारों को व्यवस्थित करता रहा। सभी जानने को उत्सुक थे कि उस फरिश्ते ने अपनी लड़ाई कैसे लड़ी और जीती थी, जो आज सबकी मदद कर रहा था। संयम ने कहा, आप सब मेरी कहानी जानने को उत्सुक हैं। मैं खुद भी अपनी कहानी आप सबके साथ साझा करना चाहता था। इसलिए नहीं कि मैं कोई असाधारण व्यक्ति हूँ जिसने कुछ बहुत बड़ा किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। अपनी कहानी के जरिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम चाहें तो अपने दुख के घेरे को तोड़कर इस खूबसूरत ज़िंदगी को खुलकर जी सकते हैं। उससे कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी गले लगा ले। उसने सुरेंद्र की तरफ इशारा करके कहा, आपने अपनी कहानी बताकर सबके लिए एक राह खोल दी। आपने सही कहा है कि कई बार अपने भीतर दबी बातों को दोस्तों के साथ साझा करने से दिल हल्का हो जाता है। हम एक नई ऊर्जा अनुभव करते हैं। हम सब दोस्त ही तो हैं, इसलिए मैं अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाऊंगा। ये कहकर संयम एक बार फिर चुप हो गया। कुछ देर तक अपने ख्यालों में खोए रहने के बाद उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। लंदन से MBA करने के बाद संयम ने अपने एक दोस्त एलन जोन्स के साथ एक टैलेंट एजेंसी की शुरुआत की। दोनों दोस्तों की आंखों में सुनहरे भविष्य को लेकर कई सपने थे। दोनों ने सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उनकी टैलेंट एजेंसी ने विकास के पथ पर अपने कदम बढ़ा दिए। न सिर्फ व्यवसायिक क्षेत्र में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी संयम के लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था। उसके जीवन में प्रमिला प्यार की गर्माहट लेकर आई थी। दोनों एक साथ रह रहे थे। टैलेंट एजेंसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। पहले ही साल में उसकी प्रगति बहुत अच्छी थी। भविष्य में उसके और अधिक बढ़ने की संभावना थी। संयम ने अब प्रमिला के साथ एक सुखी जीवन की कल्पना करना शुरू कर दिया था। वह अपनी कल्पनाओं को साकार करने के प्रयास में जुट गया था। कहानी सुनाते हुए संयम ने कहा, उन दिनों मेरी स्थिति ज्वाइंट व्हील में बैठे उस व्यक्ति की तरह थी जो ऊपर उठने का मजा ले रहा हो। ऊपर उठते हुए उसे लगता है कि वो पूरी दुनिया से ऊपर चला गया हो। उसे लगता है कि वो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मेरी भी स्थिति उसी तरह की थी। मुझे लग रहा था कि अब बस ऊपर ही उठना है। मैंने अपनी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल ली थी। मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। संयम ने महंगे शौक पाल लिए थे। उन्हें पूरा करने के लिए कई बार उसे कर्ज भी लेना पड़ता था। वो और प्रमिला दिल खोल कर खर्च करते थे, लोगों को पार्टियां देते थे, महंगे कपड़े और सामान खरीदते थे। संयम के पिता एक मध्यम वर्गीय व्यापारी थे। हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। वे बहुत सोच समझकर खर्च करते थे। एक छोटी उम्र से ही संयम के मन में आ गया था कि उसे कुछ बड़ा करना है। वो जीवन भर पाई पाई का हिसाब रखते हुए नहीं जी सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसके सपने भी बड़े होते गए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने मेहनत भी की है। MBA करने के लिए लंदन गया। संयम के परिवार वाले चाहते थे कि वो नौकरी करके पहले कुछ अनुभव ले, बिजनेस के लिए पैसे जमा करे, उसके बाद आगे बढ़े, जबकि संयम इतना वक्त नहीं लगाना चाहता था। MBA करने के दौरान संयम की पहचान एलन जोन्स से हुई। वो भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। दोनों के सपने एक ही थे। दोनों दोस्त बन गए। अक्सर मिलकर नए नए बिजनेस प्लान बनाते रहते थे। अंततः उन दोनों ने टैलेंट एजेंसी शुरू करने का फैसला किया। कामयाबी मिलने पर संयम कुछ बहक गया। उसे लगने लगा था कि उसके पिता के विचार पुराने हैं। वे जीवन भर पैर फैलाने से डरते रहे।
उन्हें जो चादर मिली उसे मैं संतोष कर लिया। जबकि उसने बड़ा सोचा तो आज अपने अनुसार जी पा रहा है। उसने बिना सोचे समझे अपने ऊपर इतना कर्ज चढ़ा लिया कि उसका बोझ महसूस होने लगा। लेनदार तकाजा करने लगे। उसके लिए कर्ज की किस्तें चुकाना कठिन होने लगा। इसका असर उसके काम पर पड़ा। एक बार उसने बिजनेस से पैसे लेकर अपनी किस्त चुकाई। ये बात एलन जोन्स को बुरी लगी। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े के कारण दूरियां बढ़ गईं। एलन जोन्स ने धीरे धीरे खुद को बिजनेस से अलग करना शुरू कर दिया। अंत में वो पूरी तरह अलग हो गया। एलन ने खुद को संयम से अलग कर लिया। बिजनेस का दायित्व तो पूरी तरह से संयम पर आ गया। उसके लिए समस्या और बढ़ गई। बहुत से क्लाइंट एलन जोन्स के जाने से उससे दूर हो गए। जो बचे थे वो संतुष्ट नहीं थे। संयम कर्ज के बोझ और एलन के चले जाने से बौखला गया था। कर्ज से मुक्त होने के लिए उसने बिजनेस का पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इससे बिजनेस पर बुरा असर पड़ा। उसकी टैलेंट एजेंसी नुकसान की तरफ बढ़ने लगी। बिजनेस की नाकामयाबी का असर व्यक्तिगत जीवन में भी पड़ने लगा। संयम अपनी हताशा प्रमिला पर उतारता था। बात बात पर दोनों में झगड़ा होता था। बात इतनी बढ़ गई कि प्रमिला ने भी उससे अपना संबंध तोड़ लिया। वह उसे छोड़कर चली गई। इससे संयम और अधिक हताश हो गया। हर तरफ मिलने वाली नाकामयाबी ने उसे तोड़ दिया। सिर्फ शराब के नशे में उसे कुछ राहत मिलती थी। संयम कहानी सुनाते हुए रुक गया। सब उसकी कहानी में खोए हुए थे। वो समझ गए थे कि बिजनेस और प्यार में मिली नाकामयाबी ने ही संयम को डिप्रेशन का शिकार बनाया था। अब उनकी उत्सुकता ये जानने में थी कि संयम उस डिप्रेशन से बाहर कैसे आया। क्या उसके जीवन में भी कोई फरिश्ता था जिसने उसकी मदद की? सब संयम के बोलने की राह देख रहे थे। कुछ पलों के बाद संयम ने कहा, कहानी के पहले भाग से आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि मेरे डिप्रेशन का कारण क्या था। कहानी के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे उस स्थिति से बाहर आया। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। बहुत से लोगों को लगेगा कि मैंने हैसियत से बढ़कर सपना देखा, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ सहना पड़ा। उन्हें लगेगा कि यदि मैं साधारण तरीके से जीता तो शायद इस स्थिति में ना आता। जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी, लेकिन वो गलती ये नहीं थी कि मैंने बड़ा सपना देखा था या एक अच्छी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश की। हम सबको ये हक है कि हम अपने पैर पसारें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि पैर पसारने के साथ साथ चादर भी बड़ी करते चले। मुझसे गलती यह हुई कि मैंने पैर तो पसारे पर चादर के बड़ा होने की प्रतीक्षा नहीं की। अगर मैं थोड़ा धैर्य रखता तो न सिर्फ अपने हिसाब से जीवन जी पाता बल्कि आगे भी बढ़ता। ये कहकर संयम ने अपनी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाना शुरू किया। संयम दिन पर दिन टूटता जा रहा था। जब भी उसकी अपने घर बात होती तो उनसे झूठ बोल देता कि सब सही चल रहा है। अपने परिवार के लोगों से झूठ बोलने के कारण उसके मन में आत्मग्लानि बढ़ती जा रही थी। वो कहीं आता जाता नहीं था, लोगों से दूर रहने की कोशिश करता था। नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी टैलेंट एजेंसी पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसी निराशा के चलते उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, परंतु इसमें भी सफल नहीं हो पाया। बात उसके घर वालों तक पहुंची। उसके माता पिता भागकर लंदन गए, उसे अपने साथ भारत ले आए। संयम पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसे लगता था कि वो तो अपनी जान लेने में भी असफल रहा, वह कुछ नहीं कर सकता। अपने घर आकर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। दिन रात वहीं रहता था, अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था। अक्सर अपने माता पिता से कहता था कि वो जीना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता है कि लोग उसे नाकामयाब कहकर उसकी खिल्ली उड़ाएं। ना तो वो किसी से मिलता था और ना ही अपने घर में किसी का आना पसंद करता था। उसके माता पिता सबसे कट कर रह रहे थे, किसी को चाह कर भी अपनी तकलीफ नहीं बता सकते थे। उसके साथ साथ वो दोनों भी कठिनाई झेल रहे थे। संयम ने कहानी सुनाते हुए कहा, पूरे घर का माहौल खराब हो गया था। घर में एक अजीब सी मनहूसियत छाई रहती थी। मेरे माता पिता अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए थे। हर समय उनमें से एक मुझ पर नज़र बनाए रखता था कि मैं कुछ कर ना बैठूं। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी सहायता कैसे करें। तब एक दिन मेरे जीवन में भी एक फरिश्ते ने कदम रखा। शिखा मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। तब हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसके बाद हम दूर चले गए, अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। एक दिन मेरी माँ को शिखा बाजार में मिल गई। उसकी शादी उसी शहर में हुई थी। उसने मेरे बारे में पूछा। मेरी माँ अपने आप को रोक नहीं पाई। उनके आंसू निकल आए। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर शिखा
मना करने के बावजूद भी उनके साथ घर आ गई। वहीं से मेरी कहानी का दूसरा और उम्मीदों से भरा हिस्सा शुरू हुआ। दरअसल डॉक्टर अनूप, जिनसे पहली मीटिंग में मैंने आप लोगों की बात कराई थी, वो शिखा के ही पति है। उनके साथ रहकर शिखा भी डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। उसने फ़ौरन मेरे माता पिता को मुझे डॉक्टर अनूप को दिखाने के लिए कहा। संयम का इलाज शुरू हो गया। शुरुआत में तो वो सहयोग नहीं करता था, पर शिखा और अपने माता पिता के प्रोत्साहन पर वो नियमित दवाएं लेने लगा। डॉक्टर अनूप की बातें मानने लगा। उसके इलाज के दौरान शिखा ने एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया। पर राह आसान नहीं थी। संयम कभी एकदम अच्छा महसूस करने लगता तो कभी पुरानी सी स्थिति में आ जाता था, लेकिन अब उसमें भी इस लड़ाई को जीतने की इच्छा जाग उठी थी। उसने हर एक वो काम करना शुरू किया जो डिप्रेशन को उससे दूर रख सके। उसकी इच्छा शक्ति रंग लाई और संयम फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया। पहले कुछ दिन उसने नौकरी की, फिर अपना बिजनेस शुरू किया। संयम के डिप्रेशन से उबरने की कहानी सभी में एक नई उम्मीद भर रही थी। संयम ने उन लोगों से कहा, मैं एक नया माहौल चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। कुछ ही दिन हुए हैं मुझे अपना बिजनेस शुरू किए हुए। डॉक्टर अनूप से मैं लगातार संपर्क बनाए रहता हूँ। अभी भी उनकी कही हर एक बात का पालन करता हूँ। शिखा एक अच्छे दोस्त की तरह अभी भी मेरे साथ है, मुझे प्रेरणा देती रहती है। जब मैं खुद इस स्थिति से बाहर आ गया तो मैंने अपनी निगाह उन लोगों पर रखनी शुरू की जिन्हें मेरी तरह मदद की ज़रूरत थी। उसी सिलसिले में आप लोगों से जान पहचान हुई, पर अभी मैं रुकूंगा नहीं, अपनी निगाह बनाए रखूंगा। बहुत से लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास करूंगा। सबने जोरदार तालियां बजाई। सुरेंद्र ने कहा, मैं भी इस मुहिम का एक सिपाही बनूंगा। मेरी जो सहायता तुमने करी है वही मैं दूसरों की करूंगा। सल्ली अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने कहा, अपने परिवार के विरुद्ध जाकर मैंने एक्टिंग को अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। बड़ी उम्मीदों के साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया था। मैं चाहती थी कि थिएटर में अच्छे अच्छे रोल करूं, लेकिन मेरे हाथ केवल छोटे छोटे रोल ही लग रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण रोल जो मैं करना चाहती थी मेरे हाथ से निकल गए। मैं अपने कैरियर से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। घर वाले मेरे फैसले पर उंगली उठाने लगे थे। धीरे धीरे मैं निराशा में डूबने लगी। मैंने भी एक बार खुद की जान लेने की कोशिश की, मैं बच गई। घर वालों ने मेरा पूरा ध्यान रखना शुरू किया, पर मैं अपने में सिमट कर रह गई। बड़ी बुरी हालत से गुजर रही थी। मैंने अपने सोशल अकाउंट पर कुछ निराशजनक पोस्ट डाली। उन्हें पढ़कर संयम ने मेरे दर्द को समझा। हम मैसेजिंग के जरिए बात करने लगे। फिर मैं भी इस ग्रुप की पहली मीटिंग में आई। अब मुझे एक नई उम्मीद मिली है। मैं डटकर डिप्रेशन से लड़ूंगी। मैं भी संयम के मुहिम का हिस्सा बनकर लोगों को उनके अंधेरे से बाहर लाने की कोशिश करूंगी। सबने ताली बजाकर सल्ली को प्रोत्साहित किया। संयम ने कहा, हम सभी को अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करनी होगी, लेकिन ये आसान नहीं होगा। लोग अपनी समस्या कहने से कतराते हैं। उन्हें यह समझाना कठिन होता है कि उन्हें एक बीमारी है जिसका इलाज कराना आवश्यक है, पर फिर भी हमें अपनी कोशिश करनी होगी। अब बारी सारिका की थी। उसने संयम की बात का समर्थन करते हुए बताया कि जब उसे बताया गया कि वह डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रही है तो उसने किस तरह तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वो संयम से नाराज़ हो गई थी, पर अपनी दोस्त नलिनी के साथ जब संयम के घर पहली मीटिंग में गई तो सारी बात समझ आई। उसने कहा कि वो भी अपने आसपास अगर किसी को इस समस्या से जूझते देखेगी तो उसकी मदद करेगी। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। अपनी कहानी बताने के बाद उसने कहा कि जो हुआ अब वो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी, अपने जीवन को एक नई दिशा देगी। सारिका डिप्रेशन को हराने के लिए लड़ रही थी। उसकी इस कोशिश में नलिनी और किशोर उसका पूरा साथ दे रहे थे। इसके अलावा प्यारी जिंदगी ग्रुप के सभी सदस्य भी एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े थे। सबका सहयोग मिलने के कारण सारिका में भी डिप्रेशन को हराने का हौसला जाग उठा। वो नियमित रूप से दवाइयाँ लेती थी, ध्यान और योग करती थी, पूरी कोशिश करती थी कि सदा खुश रहे। इसके बावजूद भी जब कभी उसका दुख उसे उसकी राह से भटकाने की कोशिश करता तो वह उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी। ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकल जाती थी, बाजार और सड़क पर जिंदगी के अलग अलग रंगों को देखती थी। जब भी वह मुश्किल परिस्थिति में रह रहे इंसानों को मुस्कुराते हुए देखती थी तो नए नए उत्साह से भर जाती थी। इधर वो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गई थी। अपनी पोस्ट के जरिए वो लोगों को एक सुखी और भरपूर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती थी। अपने अनुभवों से उसने जो कुछ सीखा था उसे लोगों को बताती थी। लोगों के बीच उसका पेज बहुत प्रसिद्ध हो गया था। बहुत से लोग उसे फॉलो करते थे।
इधर बहुत समय से उसके मन में अपनी मम्मी से मिलने की इच्छा हो रही थी। उनके जाने के बाद उसकी अपनी मम्मी से बहुत कम बात हुई थी। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन कर अपने जीवन में आए हुए बदलाव के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए उनके पास आश्रम आ जाए। यहाँ आकर उसे बहुत अच्छा लगेगा। आज सुबह ही वो यहाँ पहुँची थी। उसको देखकर उसकी मम्मी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने बताया था कि आज दोपहर को उन्हें आश्रम के लोगों को संबोधित करना है। सारिका शांत निलय आश्रम के हॉल में बैठी थी। हॉल में और भी बहुत से लोग थे। उसकी मम्मी वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। वो वहाँ मौजूद लोगों को आश्रम के अपने अनुभवों के बारे में बता रही थी। अपनी मम्मी को बोलते हुए सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपनी मम्मी का एक अलग ही रूप दिख रहा था। उनके चेहरे पर पहले जो एक तनाव दिखाई पड़ता था उसकी जगह एक संतोष था। बोलते हुए वो मुस्कुरा भी रही थी। उनका ये रूप सारिका को बहुत अच्छा लग रहा था। पोडियम पर खड़ी सारिका की मम्मी सबको बता रही थी कि जब वो इस आश्रम में आई थी तो उनका मन बहुत अशांत था। उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां ही रही, कभी वो जीवन का आनंद नहीं ले पाई। उन्हें अपनी ज़िंदगी उस मरुस्थल की तरह लगती थी जिसमें केवल दुख की रेत हो। पोडियम पर खड़े हुए उन्होंने एक बार पूरे हॉल पर निगाह डाली और आगे कहा, लेकिन आज मुझे एकदम अलग ही एहसास होता है। मन बहुत शांत रहता है। मेरे भीतर आनंद की एक धारा बहती रहती है। ये एक हैरान करने वाली बात है। मेरी जो समस्या थी वो आज भी है। तो फिर क्या कोई जादू हुआ है? क्योंकि ऊपरी तौर पर तो कुछ नया नहीं हुआ है। वो मुस्कुराई, फिर आगे बोली, पर कुछ नया तो हुआ है। ज़िंदगी को देखने का मेरा नज़रिया नया है। पहले मेरे लिए ज़िंदगी एक मरुस्थल थी, आज एक ऐसा उपवन है जिसमें आनंद है। यह आनंद मुझे बाहर की चीज़ों से नहीं मिलता है, यह आनंद तो मेरे भीतर से पैदा होता है। उन्होंने सामने रखी बोतल से कुछ घूंट पानी पिया, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाया। मेरे पति से तलाक हो गया था। मुझे धक्का लगा था। ऊपर से तो मैं अपने आप को मजबूत बनाए रखा था। लोगों की नज़र में मैंने तलाक का असर अपने ऊपर नहीं होने दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर तलाक ने मुझे अशांत कर दिया था। मुझे हर समय ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। हर समय मेरा दुख मुझ पर हावी रहता था। जब मैं इस आश्रम में आई, गुरु जी के सानिध्य में कुछ दिन बिताए, उन्होंने मेरी सोच ही बदल दी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कोई प्रवचन नहीं दूंगा। आश्रम के द्वारा कई तरह की सेवा कार्य किए जाते हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार उनमें से कोई एक चुनकर उसमें अपने आप को व्यस्त कर लो। 1 महीने बाद मुझे बताना कि कैसा महसूस करती हो। मैंने उनकी बात मान ली और बोलते हुए माइक की आवाज़ बंद हो गई। उसमें अचानक कोई समस्या आ गई थी। उसे ठीक करने की कोशिश की जाने लगी। सारिका बड़े ध्यान से अपनी मम्मी की बात सुन रही थी। वो सोच रही थी कि उनकी बेटी होते हुए भी वो कभी उनके अंदर की अशांति को महसूस नहीं कर पाई। उसे तो बस यही लगता था कि उसकी मम्मी एक ऐसी औरत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा है, जो अपने फैसले लेना जानती है। उसने कभी सोचा ही नहीं कि ऊपर से मजबूत दिखने वाली उसकी मम्मी को भी कोई तकलीफ हो सकती है। माइक की समस्या दूर हो गई थी। सारिका की मम्मी ने आगे कहा, मैंने उन औरतों की ट्रेनिंग का काम अपने जिम्मे ले लिया जो अपने जीवन में अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना कर रही थी। मेरा काम उनकी समस्या सुनकर उन्हें समझाना और आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करना था। इस काम में 1 महीना कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। 1 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाकर पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। तब मैंने महसूस किया कि जब मैं आई थी तब की और उस दिन की स्थिति में बहुत फ़र्क आ गया है। अब मैं अपनी समस्या के बारे में नहीं सोचती थी, मैं उन औरतों के बारे में सोचती थी कि वो सभी कैसी विचित्र और दुखदायी समस्याओं से घिरी हैं। मुझे उन्हें अपना दुख भूलकर आगे बढ़ने में मदद करनी है। मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे साथ तो जादू हो गया, मैं अपनी तकलीफ़ भूल गई। तब उन्होंने समझाया कि मैं अपनी तकलीफ़ में उलझ कर रह गई थी। रात दिन उसके बारे में सोचते हुए मैंने उसे और बड़ा कर दिया था, लेकिन उन औरतों की मदद करते समय मैंने अपनी समस्या पर ध्यान देना छोड़ दिया था, इसलिए वो अब उतनी बड़ी महसूस नहीं हो रही थी। मैं गुरुजी की शिक्षा को समझ गई। अब तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से सेवा कार्य में लगा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आश्रम में बने अपने साथियों के साथ जीवन का आनंद भी लेती हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ। अंतिम बात कहते हुए उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सबने ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। सारिका भी अपनी मम्मी के इस रूप को देखकर गर्व के साथ ताली बजा रही थी। जब उसकी मम्मी पोडियम से उतर कर आई तो उसने उन्हें गले लगा लिया। उसकी मम्मी ने कहा, सुबह मुझे सेवा कार्य के लिए जाना था, इसलिए अधिक बात नहीं हो पाई थी। पहले चलकर
सबके साथ लंच कर लेते हैं, उसके बाद इत्मीनान से बात करेंगे। सारिका और उसकी मम्मी लंच करने के लिए डाइनिंग हॉल में चली गई। सारिका अपनी मम्मी के साथ उनके कमरे में थी। उसकी मम्मी ने उससे उसके बारे में सारी जानकारी ली। सब जानने के बाद उन्होंने कहा, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम अपने प्रयासों से डिप्रेशन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो। मेरे मन में एक बोझ था कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई, लेकिन उन दिनों मैं बड़ी अशांत मानसिक अवस्था में थी। उस समय ना तो मैं तुम्हारा कोई भला कर पाती थी, ना ही अपना, इसलिए यहाँ आ गई थी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई, इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अपनी मम्मी की बात सुनकर सारिका ने कहा, ऐसा मत कहिए मम्मी, आपने मेरी बहुत मदद की है। सही कहूँ तो माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। आज यहाँ आकर जब आपकी बात सुनी तब जान पाई कि आप इतने दिनों तक क्या झेलती रही होंगी। मेरी गलती थी कि मैंने कभी आपके पास बैठकर आपका हाल चाल जानने की कोशिश ही नहीं की। बस ये मान लिया कि आप बहुत मजबूत हो, इसलिए आपको किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर कुछ देर तक उसकी मम्मी चुप रहीं। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, गलती तुम्हारी नहीं है। मैंने भी कभी अपनी समस्या बताने की कोशिश नहीं की। ये सोचती रही कि खुद उससे निपट लूँगी। लगता था कि अगर किसी को भी अपने दिल की बात बताऊँगी तो लोग कमज़ोर समझेंगे, जबकि कई बार अपने मन की बात साझा कर लेने से फ़ायदा होता है। ये बात अब समझ में आई है, लेकिन तुम अपने मन में कोई बोझ मत रखो। सारिका और मम्मी देर तक एक दूसरे से बातें करती रहीं। दोनों पहली बार इतना खुलकर एक दूसरे से बात कर रही थी। अपनी मम्मी से बात करके सारिका का मन शांत हो गया था। आश्रम के गुरुजी बाहर गए हुए थे, उनसे मिलने के लिए सारिका 2 दिन वहाँ ठहरी। उस दौरान उसे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के लौटने पर उनसे मुलाकात कर वो लौट गई। अपनी मम्मी से मिलने के बाद सारिका और अधिक अच्छा महसूस करने लगी थी। आश्रम में रहने के दौरान उसने देखा था कि उसकी मम्मी और दूसरे लोगों ने किस तरह सेवा कार्य में खुद को समर्पित कर रखा था। वो सब अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते हैं। वो खुद भी अब कोशिश करती थी कि दूसरों के काम आ सके। उसने अपने सोशल मीडिया पेज पर इसी विषय में एक पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट में उसने लिखा था कि जब कभी हमारा दुख हमें बहुत अधिक परेशान करे तो अपने आसपास निगाह डालिए। आपको और भी लोग मिलेंगे जो दुखी हैं। अगर आप उनके दुख को समझने का प्रयास करेंगे, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे तो आपका अपना दुख कम हो जाएगा। उसने उस पोस्ट के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि अवसाद से बाहर निकलने के लिए सही उपचार के साथ साथ हमारा अपना प्रयास बहुत मायने रखता है। हमें खुद भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दुख, अपने अवसाद से बाहर निकलें। इस बार प्यारी जिंदगी ग्रुप की मीटिंग उसके घर पर थी। उसने सबके स्वागत की तैयारी कर ली थी। उनके नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें उसने अपने हाथ से बनाई थी। अभी सबके आने में समय था। वो अपना लैपटॉप लेकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। वो अपने सोशल मीडिया पेज पर गई। उसने देखा कि उसकी पोस्ट बहुत से लाइक्स आए थे। उसने पोस्ट पर आए हुए कमेंट्स पढ़ने शुरू किए। हर बार की तरह बहुत से कमेंट्स थे। कुछ लोगों ने उसकी बात से सहमत जताई थी। कुछ लोगों का कहना था कि अपनी तकलीफ़ के समय दूसरों को दुख देखना संभव नहीं है। इंसान को पहले अपनी तकलीफ़ दूर करनी चाहिए, फिर उसे दूसरों की तकलीफ़ के बारे में सोचना चाहिए। अलग अलग तरह के कमेंट्स थे। सारिका एक एक करके पढ़ रही थी। आवश्यकता महसूस होने पर जवाब भी लिखती थी। कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या बताई थी। सारिका ने उन्हें समझकर उपयुक्त सुझाव दे रही थी। जहां ज़रूरी लगता वहां डॉक्टर से संपर्क करने का परामर्श देती थी। कमेंट्स पढ़कर जवाब देते हुए बहुत समय बीत गया था। अब कुछ ही कमेंट्स बचे थे। उसने सोचा कि उन्हें भी पढ़ लेती है। वह उन्हें पढ़ने लगी। जब वो अंतिम कमेंट पढ़ रही थी तो सूचना दिखी कि कोई कमेंट लिख रहा है। वो इंतज़ार करने लगी, परंतु कमेंट शायद लंबा था। लिखने वाले को समय लग रहा था। सबके आने का समय हो रहा था, इसलिए उसने लैपटॉप बंद कर दिया। मीटिंग के समय सारिका के घर में चहल पहल थी। सभी सदस्यों ने तय किया था कि जब भी वो मीटिंग के लिए एकत्रित होंगे तो माहौल को खुशनुमा रखेंगे, जिससे जब अपने अपने घर लौट कर जाएँ तो मन खुश रहे। शुरुआत में सबने अपने इलाज के बारे में सूचना दी। उसके बाद मीटिंग पार्टी में बदल गई। सब सारिका के बनाए नाश्ते का आनंद ले रहे थे। सुरेंद्र ने तारीफ करते हुए कहा, सारिका तुम तो बहुत अच्छी कुक हो, सचमुच खाकर मज़ा आ गया। सरली ने उनका समर्थन किया। सारिका ने कहा, सुरेंद्र जी आपसे ही प्रेरणा ली है। पिछली मीटिंग में आपने सबको अपने हाथ से नाश्ता बनाकर खिलाया था। मैंने सोचा कि मैं भी कोशिश करूं। संयम ने खाते हुए कहा, बनाया तो तुमने बहुत अच्छा है। नलिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा,
तो अब तुम सारिका से प्रेरणा लो, हमें अपने हाथ का बना नाश्ता कराना। एक बार मुझे कुकिंग का शौक चढ़ा था, अंत में जो बनकर तैयार हुआ था उसे गले के नीचे उतारना मुश्किल था। संयम की बात पर सब हंस दिए। नाश्ते के बाद सल्ली ने एक गाना सुनाया। सारिका ने उन्हें अपनी मम्मी और शांति निलय में अपने अनुभव के बारे में बताया। अंत में सबने मन को खुश करने वाला शांति संगीत पर नृत्य किया। सारिका को मीटिंग में अच्छा लग रहा था, पर ना जाने क्यों बार बार उसे उस लिखे जा रहे कमेंट का ख्याल आ रहा था। उसके मन में ये जानने की उत्सुकता थी कि वो कौन था और उसने क्या लिखा था। सबके जाने के बाद वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई, अपने सोशल मीडिया पर पेज पर आई। उसने जिस अंतिम कमेंट का जवाब दिया था उसके आगे देखा 3 नए कमेंट थे। 2 में पोस्ट के बारे में लिखा गया था। एक कमेंट में अपनी समस्या कही गई थी। ये कमेंट नुसरत जहाँ ने किया था। सारिका उस कमेंट को पढ़ने लगी। मैं आपसे इस पेज पर अक्सर आती हूँ, आपकी पोस्ट पढ़ती हूँ। आपकी पोस्ट में कही गई बहुत सी बातों से मैं इत्तेफाक भी रखती हूँ। हालांकि मैंने इससे पहले कभी आपकी पोस्ट पर कमेंट नहीं किया है। आज भी पहले तो पोस्ट पढ़कर मैं आगे बढ़ गई। बहुत देर तक आपकी पोस्ट में कही गई बातों के बारे में सोचती रही। फिर मन बनाया कि आज आपके साथ कुछ बातें साझा करूं। आपने लिखा था कि कई बार जब हम अपने दुख को भूलकर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो अपना दुख कम हो जाता है। मैंने इसे अपनी निजी तजुर्बे से महसूस किया है। ये वक्त था जब ज़िंदगी मुझ पर बहुत कठोर हो गई थी। तब मेरे पास मेरे दुख के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं था। रात दिन बस अपने दुख के बारे में सोचती थी। मैं उसमें डूबती जा रही थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। मैं एक NGO से जुड़ गई। उनके साथ जुड़कर मैं बुजुर्गों की खिदमत करने लगी। तब मुझे अपना दुख उतना परेशान नहीं करता था जितना पहले। 2 महीने हो गए NGO की तरफ से मैं एक अंकल जी की देखभाल करने उनके घर जाती हूँ। उनकी उम्र 65 वर्ष की है। अंकल जी को शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं है, पर वो मुझे बहुत बुझे से लगते हैं, बहुत कम बोलते हैं। 1-2 बार मैंने उन्हें रोते देखा है। उनके घर में उनका एक भतीजा साथ में रहता है, वो कॉलेज में पढ़ता है। उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले उसकी आंटी की मौत के बाद से अंकल ऐसे हो गए हैं। किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, बस अपने आप में खोए रहते हैं, जबकि पहले वो ऐसे नहीं थे। ना जाने क्यों, पर मुझे अंकल जी मेरे अब्बा की तरह लगते हैं। अपने अब्बा की अचानक मौत ने मुझे तोड़ दिया था, इसलिए मैं अंकल जी की मदद करना चाहती हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगी? मैंने आपको दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, उसे स्वीकार कर मुझे मैसेज करें। कमेंट पढ़ने के बाद वो नुसरत जहाँ के प्रोफाइल पर गई। चश्मा लगाए एक सौम्य सी दिखने वाली लड़की की फ़ोटो दिखाई पड़ी। देखने से वो 30-32 साल की लग रही थी। सारिका ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उसके प्रोफाइल से बाहर आने के बाद कुछ देर सारिका आंखें बंद किए बैठी रही। वह उन अनजान बुजुर्ग के बारे में सोच रही थी जो अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे, जिसके कारण अवसाद की स्थिति में थे। उसके मन में एक टीस उठी। वह खुद भी तो अकेलेपन का शिकार थी। प्रथम के धोखे ने उसे अकेला कर दिया था। उसकी मम्मी भी कई सालों तक इस अकेलेपन से जूझती रही थी। अपनी मम्मी की तो वो कोई मदद नहीं कर पाई थी। अब उसकी इच्छा उन बुजुर्ग की मदद करने को हो रही थी। वो दुविधा में थी, ना तो वो नुसरत जहाँ को ठीक से जानती थी और ना ही उन बुजुर्ग को। ये सोचकर उसे संकोच हो रहा था। उसे संयम की याद आई। उसने सोचा कि एक बार उससे सलाह लेकर देखती है। उसने संयम को फ़ोन करके सारी बात बताई। कुछ सोचकर उसने कहा कि उन बुजुर्ग की मदद करने के लिए उनसे संपर्क करना जरूरी होगा। सारिका पहले नुसरत से उनकी पूरी जानकारी ली। यदि संभव हो सके तो उन बुजुर्ग के किसी करीबी के माध्यम से बात आगे बढ़ाई जाए। सारिका ने नुसरत को मैसेज कर कहा कि उन अंकल जी की मदद के लिए ज़रूरी है कि उनके बारे में पूरी जानकारी दो। मैसेज करने के बाद सारिका ने लैपटॉप बंद करके रख दिया। वो रोज़ की तरह कुछ देर वॉक के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब लौट कर आई तो लैपटॉप खोलकर चेक किया तो उसके मैसेज का कोई जवाब आया है या नहीं। नुसरत ने उसे जवाब दिया था। उसने उन बुजुर्ग की जानकारी उसे दी थी। जानकारी के मुताबिक उन बुजुर्ग का नाम नीलोत्पल चटर्जी था। वह अर्थशास्त्र के रिटायर्ड प्रोफेसर थे। साल भर पहले उनकी पत्नी वैशाली का निधन हो गया था। नुसरत ने लिखा था कि उसने नीलोत्पल के दोस्त मनीष लांबा को सारिका के बारे में बताया तो वह उससे बात करने की इच्छा जता रहे थे। यदि सारिका चाहे तो मनीष लांबा का नंबर दे सकती है। कुछ सोचकर सारिका ने मनीष लांबा का नंबर ले लिया।
सारिका और संयम एक खूबसूरत से मकान के गार्डन में बैठे थे। उनके सामने मनीष लांबा बैठे हुए थे। ये मकान मनीष लांबा का था। सारिका ने नुसरत से मनीष लांबा का नंबर लिया था। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इधर कुछ दिनों से वो नुसरत के बताने पर उसके पेज को फॉलो कर रहे थे। उस पेज पर उसकी पोस्ट पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो उनके दोस्त की मदद कर सकती है। ये बात उन्होंने नुसरत से कही। उसने सारिका की पोस्ट पर कमेंट डालकर संपर्क किया। जब नुसरत को सारिका का मैसेज मिला तो उसने मनीष को उसके बारे में बताया। मनीष ने सारिका से बात करने की इच्छा जताई और अपना नंबर देने की पेशकश की। सारिका ने जब उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने उसे तफसील से बात करने के लिए अपने घर आने को कहा। सारिका ने संयम से सलाह ली। पता लेकर वो संयम के साथ यहाँ आई हुई थी। नौकर चाय सर्व करके गया था। मनीष ने बात शुरू करते हुए कहा, मेरी और नीलोत्पल की दोस्ती 32 साल पुरानी है। हमने बहुत अच्छा और बुरा वक्त एक साथ बिताया। कई सुख और दुख एक साथ झेले हैं। उसकी इकलौती संतान की मौत पर भी वो कुछ दिनों में संभल गया था, लेकिन अपनी पत्नी वैशाली की मौत के बाद तो जैसे उसके भीतर से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैंने बहुत कोशिश की पर उसे उसके दुख से नहीं निकाल पाया। उसका एक भतीजा है, उसने भी कोशिश की, लेकिन अपनी पढ़ाई के चलते वो सही तरीके से उसकी देखभाल नहीं कर पाया था। इसलिए मैंने एनजीओ की मदद से नुसरत को उसकी देखभाल के लिए रखवा दिया। मनीष लांबा ने एक ठंडी आह भरी। वो बोले, नीलोत्पल बहुत खुशदिल इंसान था। इस उम्र में भी हम एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते थे, पर अब उसे अंदर ही अंदर घुटते देखकर बहुत बुरा लगता है। मैंने कितनी बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने अपने ग्रुप के बारे में बताया था, अब अगर आप लोग कुछ कर पाएँ। सारिका ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम नीलोत्पल जी से मिलना चाहेंगे। हमारे लिए उनका भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है। जब वो लोगों पर भरोसा करेंगे तभी इलाज के लिए तैयार होंगे। मनीष लांबा ने कहा, आप लोग चाहें तो मैं भी अभी उससे मिलवाने ले जा सकता हूँ। उसका घर पास में ही है। सारिका और संयम तैयार हो गए। मनीष उन्हें नीलोत्पल के घर ले गए। सारिका और संयम करीब 1 घंटे तक नीलोत्पल के घर रहे। उस 1 घंटे में नीलोत्पल ने उनसे कोई बात नहीं की। फिर भी सारिका उन्हें समझाती रही कि उन्हें मदद की आवश्यकता है। मनीष और वो उनकी सहायता करना चाहते हैं। वे उन पर यकीन करें, अपना इलाज करवाने को तैयार हों। जल्दी ही वो पहले की तरह खुशी खुशी जीवन जीने लगेंगी। उस 1 घंटे में भले ही नीलोत्पल ने कुछ नहीं कहा था, पर सारिका को ऐसा लगा कि वो उसकी बात सुन रहे हैं। वो जानती थी कि राह इतनी आसान नहीं है। उसने मनीष और नुसरत को समझाया कि वो दोनों उन्हें अपने मन की बात करने के लिए प्रेरित करें। वो भी समय समय पर आती रहेगी। सारिका को जब समय मिलता वो नीलोत्पल के पास जाती थी। भले ही वो कुछ ना बोले, पर अपनी तरफ से बात करती थी। मनीष से उसने वैशाली के बारे में जानकारियाँ हासिल की थी। अपनी बातों के दौरान वैशाली का भी जिक्र करती थी। उसने गौर किया था कि वैशाली का जिक्र आने पर नीलोत्पल के चेहरे पर कुछ भाव उभरते थे। लेकिन ये सब करते हुए 2 महीने से भी अधिक का समय हो गया था, लेकिन नीलोत्पल अभी भी अपना मन खोलने को तैयार नहीं थे। इस बात से सारिका कुछ परेशान थी। संयम ने उसे धैर्य रखने का सुझाव दिया। उसने कहा कि एक बार मनुष्य से मिलकर कुछ ऐसा जानने की कोशिश करे जो नीलोत्पल पर असर करे। सारिका ने मनीष से इस बारे में बात की। मनीष ने उसे बताया कि वैशाली को कविताएं पढ़ने का बहुत शौक था। एक बार जब वो नीलोत्पल के घर डिनर पर गए थे, तब वैशाली ने एक कविता अपनी मीठी आवाज़ में सुनाई थी। उन्होंने उसका वीडियो बनाया था। वो वीडियो उनके पास है। सारिका ने कहा कि यदि उन्हें उचित लगे तो वो वीडियो उसे दे दे, इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। मनीष तैयार हो गए। उन्होंने वो वीडियो सारिका को व्हाट्सएप कर दिया। सारिका ने वो वीडियो देखा। उसने नीलोत्पल के घर वैशाली की तस्वीर देखी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी, पर वीडियो में कविता सुनाते हुए उनका रूप और भी निखरा हुआ था। सारिका ने मनीष को धन्यवाद दिया। उसने नीलोत्पल से मुलाकात होने पर उस वीडियो का प्रयोग करने की बात कही। शाम के समय सारिका नीलोत्पल से मिलने उनके घर गई तो उसे आश्चर्य हुआ। नीलोत्पल आज अपने कमरे की जगह गार्डन में थे। वो वहाँ पौधों को देख रहे थे। नुसरत उनके पास खड़ी थी। उसने कहा कि कुछ देर पहले जब वो चाय लेकर उनके कमरे में गई तो उन्हें वहाँ ना देखकर परेशान हो गई। उसने इधर उधर देखा। जब गार्डन में आई तो उसने उन्हें पौधों के पास खड़े पाया। उसने बताया कि इतने दिनों में कभी भी उन्हें अपने कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा था। आज अपने आप ही उठकर यहाँ आ गए। सारिका को ये एक अच्छा संकेत दिखाई पड़ा। वह उनके पास जाकर खड़ी हो गई।
नीलोत्पल बड़े प्यार से पौधों को छू रहे थे। सारिका ने कहा, लगता है कोई पौधों की देखभाल करने वाला नहीं है, कुछ मुरझाए से हैं। नुसरत ने कहा, माली आता तो है इनकी देखभाल करने। सारिका ने नीलोत्पल की तरफ देखकर कहा, हाँ, पर अभी तक अंकल इनके पास नहीं आते थे, इसलिए मुरझा गए थे। अब ठीक हो जाएंगे, अंकल जी रोज इसी तरह इनके पास आएंगे। उसकी बात सुनकर नीलोत्पल ने उसकी तरफ देखा। सारिका ने महसूस किया कि उनके चेहरे पर एक खुशी थी। वो जानती थी कि सारे पौधे वैशाली ने लगाए थे, उन्हें बागवानी का शौक था। उसने कहा, आंटी को आज बहुत अच्छा लगा होगा, उन्होंने कितने चाव से सारे पौधे लगवाए थे, उसके बच्चे हैं ये सब। नीलोत्पल की आवाज़ सुनकर नुसरत और सारिका ने आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखा। नीलोत्पल अपनी बात कहकर अंदर चले गए थे। इतने दिनों की कोशिश में पहली कामयाबी थी। सारिका फौरन अंदर गई। नीलोत्पल अपने कमरे में ना जाकर हॉल में बैठे थे। वो उनके सामने बैठ गई। उसने कहा, आपने कहा कि पौधे आंटी के बच्चे हैं, उन्हें बहुत प्यार होगा इनसे। सारिका के इस सवाल पर नीलोत्पल खामोश रहे। ऐसा लगा कि वो अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं, पर चेहरे पर दुख या निराशा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वैशाली की याद उन्हें सुख दे रही है। सारिका ने अपना फ़ोन निकाला। उसे लगा कि यही सही मौका है। उसने वैशाली का वीडियो चला दिया। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर नीलोत्पल भावुक हो गए। सारिका ने फ़ोन उनके सामने रख दिया। नीलोत्पल की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अंदर जमा हुआ बहुत कुछ बाहर निकल रहा है। रोते हुए नीलोत्पल ने कहा, मुझे अकेला करके क्यों चली गई? मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। सारिका ने वीडियो बंद कर दिया। वह नीलोत्पल के बगल में बैठ गई। वो रो रहे थे, बार बार वैशाली से वही सवाल कर रहे थे। उस घटना को 1 हफ्ता बीत चुका था। नीलोत्पल उस दिन दिल खोल कर रोए थे। उसके बाद शांत हो गए थे। वो अभी भी बोलते तो नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब अंदर की घुटन कम हो रही है। सारिका को लग रहा था कि ये बात करने का अच्छा मौका है। वो मनीष के साथ उनके घर पहुंची। मनीष के पहुंचने पर नीलोत्पल ने खड़े होकर उन्हें गले लगा लिया। मनीष ने कहा, मुझे तो लगा था कि हमेशा के लिए मेरा दोस्त मुझसे दूर हो गया है, पर आज मेरे दोस्त ने मुझे गले लगाकर सबसे बड़ी खुशी दी है। नीलोत्पल को कसकर अपने आलिंगन में लेकर मनीष ने कहा, क्यों हमसे दूर चले गए थे? अपने आप को अपने दुख के पिंजरे में बंद कर लिया था, जबकि मैं तुम्हारे दुख को बांटने के लिए तरस रहा था। उन्होंने नीलोत्पल को बैठा दिया। उनके सामने बैठकर बोले, हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, फिर भी तुम खुद को अकेला समझ रहे थे। मेरी दोस्ती पर यकीन नहीं था। तुमने क्यों सोच लिया कि वैशाली के जाने के बाद तुम अकेले रह गए? अब कोई तुम्हारा नहीं है। देखो, सारिका पहले से तुम्हें नहीं जानती है, फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए इतने दिनों से यहाँ आ रही है। नुसरत तुम्हारी सेवा करती है। तुम्हारा भतीजा भी फुर्सत निकाल कर तुम्हारे पास बैठता है। मनीष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी। अपने आप को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त पहले की तरह मेरे साथ हंसे बोले। नीलोत्पल ने एक बार सारिका की तरफ देखा, फिर अपने दोस्त की तरफ देखकर सहमति में सिर हिला दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नीलोत्पल का इलाज शुरू हो गया था। उसका असर भी दिख रहा था। वो भी अब प्यारी जिंदगी ग्रुप के सदस्य थे। उनकी सुविधा के लिए ग्रुप की मीटिंग उनके घर होती थी। सारिका अब बहुत हद तक ठीक हो चुकी थी। यह एहसास कि वो नीलोत्पल की मदद कर पाई, इसमें बहुत सहायक रहा था। संयम के लिए उसके मन में विशेष सम्मान था। जब भी मौका मिलता था वह उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती थी। दोस्तों, मेरी इस कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा किसका किरदार अच्छा लगा। थैंक यू।